हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े परमाणु, अणु और आयन यानी एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। और आज की क्लास में हम लोग संयोजकता के आधार पर सूत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में पहले देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मूलक और उनके प्रकार के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ संयोजकता के आधार पर, संयोजकता के आधार पर, संयोजकता के आधार पर सूत्र लिखना। चलिए हम लोग सूत्र लिखना सीखते हैं संयोजकता के आधार पर। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है सूत्रों को संयोजकता के आधार पर? मान लीजिए आपके पास कोई तत्व A है और दूसरा कोई तत्व B है। A तत्व की संयोजकता आपके पास, A तत्व की संयोजकता आपके पास मान लीजिए Y दी हुई है और B तत्व की संयोजकता जो दी हुई है X दी हुई है। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि A और B क्या है, तत्व है और उनकी संयोजकता हम लोग उसके नीचे बस ऐसे लिख रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में ऐसे क्रॉस कराकर फिर हम लोग जो यहाँ प्राप्त करेंगे वो आ जाएगा A बेस में दे देंगे X और B और बेस में दे देंगे Y। तो ये क्या हो गया, ये हमें एक यौगिक प्राप्त हुआ। और यह यौगिक में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यौगिक में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यौगिक में जो अणु उपस्थित हैं उन तत्वों की संयोजकताओं को क्या किया जा रहा है, उनके बीच में अदल बदल करके यहाँ लिख दिया जा रहा है। देखिए हम लोग क्या किए हैं कि A के बेस में किसको लिखे हैं, B की संयोजकता को, और B के बेस में देखना है किसको लिखे हैं, किसकी संयोजकता को, B के बेस में किसकी संयोजकता लिखे हैं, A की संयोजकता लिखे होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि दो तत्व A और B जिनकी संयोजकताएं क्रमशः Y और X है परस्पर संयोग करके एक यौगिक बनाती हैं। तो हम लोग जब यौगिक बनाती है तो हम लोग क्या इसमें देख रहे हैं कि इस यौगिक का सूत्र लिखने में उन तत्वों की संयोजकताओं को अदल बदल करके लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हमें यहाँ से यही निष्कर्ष मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यौगिक के अणु में संयोग करने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या, एक्चुअल में यहाँ पे देखिए संयोग करके जो यौगिक बना है इसमें देख रहे हैं A के परमाणुओं की संख्या है X, B के परमाणुओं की संख्या Y। तो ये जो परमाणुओं की संख्या है उन तत्वों की संयोजकताओं के विपरीत अनुपात, ऐसे लिख सकते हैं कि विपरीत अनुपात में होती है। समझ गए? यहां से क्लियर क्या हो रहा है? देखिए ये जो यौगिक है, यौगिक के अणु में यहां देख रहे हैं कि संयोग करने वाले जो तत्व के परमाणुओं की संख्या देख रहे हैं। A की परमाणु संख्या X है और B की परमाणुओं की संख्या कितनी है, Y है। यानी कि A के X परमाणु है और B के Y परमाणु है। तो ये जो परमाणुओं की संख्या देख रहे हैं वास्तव में क्या है, ये तत्वों के संयोजकताओं का विपरीत अनुपात है। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग इसमें देख रहे हैं
कि परमाणुओं की संख्या का अनुपात है यहाँ पर x अनुपात y, और यहाँ पे इनके संयोजकता का अनुपात है y अनुपात x। तो देख रहे हैं ना, ये इसका एक दूसरे का विपरीत अनुपात हो रहा है कि नहीं, क्लियर है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन की होती है संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की होती है 2। तो क्या करेंगे इस तरह से, यहाँ हमारा बन जाएगा H2O। उसी तरह से मैं यहाँ पे लेता हूँ कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन की संयोजकता 4 और ऑक्सीजन की 2। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा C2O4, लेकिन इसका सरल अनुपात देखेंगे तो CO2 हो जाएगा। तो यही आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि उनकी संयोजकता, तत्वों की संयोजकता लिखकर और उनको ऐसा क्रॉस कराकर हम लोग ये एक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो ये कार्बन और ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, ये जल में देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दो भिन्न तत्वों के संयोग से ये बना है यौगिक। तो इसलिए इस यौगिक को क्या कहेंगे, द्विअंगीय यौगिक या द्विअंगी यौगिक कहते हैं, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। बाइनरी कंपाउंड किसे कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हेडिंग देता हूं पहले, द्विअंगी यौगिक कौन से होते हैं, तो लिख सकते हैं कि दो विभिन्न तत्वों के संयोग से बने यौगिक द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं, द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जो ऊपर देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जो जल हुआ, ये सब क्या है, द्विअंगी यौगिक है, क्योंकि ये दो तत्वों के संयोग से बना हुआ यौगिक है, ठीक है। तो इस द्विअंगी यौगिक को कैसे फॉर्म किया जाता है, इसके लिए मैंने ऊपर ही बता दिया है कि सूत्र कैसे लिखना होता है ना जी। चलिए, अब देखिए, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मूलक क्या कहलाता है। मूलक यानी कि रेडिकल्स क्या होते हैं। तो हम देखिए मूलक क्या होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं देख रहा हूं कि ये जो सोडियम है एक्चुअल में ये धनायन होता है और हाइड्रोक्साइड जो होता है ऋणायन होता है। तो इस पे ऋणात्मक चार्ज आता है, इस पे धनात्मक चार्ज होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे भी सोडियम के ऊपर धनात्मक चार्ज और क्लोरीन के ऊपर ऋणात्मक चार्ज इस तरह से रहता है, तब जाके सोडियम क्लोराइड बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूं अमोनियम क्लोराइड, तो इसमें अमोनियम के ऊपर धनात्मक चार्ज और क्लोरीन के ऊपर ऋणात्मक चार्ज इस तरह से रहता है। तो देखिए मूलक क्या कहते हैं, मूलक क्या होते हैं। एक्चुअल में मूलक जो होता है परमाणु या परमाणुओं का एक समूह होता है जिसकी कोई संयोजकता होती है और जो अभिक्रिया में है ना, अभिक्रिया के फलस्वरूप अपना रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखते हुए अपरिवर्तित रह जाता है, वो मूलक कहलाते हैं, ठीक है। हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि परमाणु ऐसे लिख देते हैं, परमाणुओं का वह समूह जिसकी एक संयोजकता होती है और जो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अपना अस्तित्व कायम रखते हैं,
कायम रखते हैं, कायम रखते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं कायम रखते हुए, कायम रखते हुए अपरिवर्तित, क्योंकि कायम रखेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रह जाता है, मूलक कहलाता है, मूलक कहलाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये जितने भी मैं यौगिक ले रहा हूँ, यौगिक में देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अमोनिया और क्लोराइड अलग हो जा रहा है इस तरह से, अमोनियम क्लोराइड से। ये देखो, ये धनात्मक चार्ज वाला, ऋणात्मक चार्ज वाला। एक्चुअल में जब अभिक्रिया होगी ना, तो ये जो आप धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज वाले ये जो देख रहे हैं, एक्चुअल में धनात्मक और ऋणात्मक मूलक कहलाते हैं, क्योंकि जब अभिक्रिया होगी ना तो ये अपना अस्तित्व ऐसे ही रखेगा, ये अपना अस्तित्व कायम रखेगा, कायम रखते हुए अपरिवर्तित रह जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता हूँ और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ। तो इसमें देखिए एक्चुअल में ये अभिक्रिया होगी, अभी अभिक्रिया के बारे में बाद में पढ़ना है। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पे देखिए ये धनात्मक और ऋणात्मक मूलक अलग अलग है ना जी। एक्चुअल में जब ये अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और प्लस में वाटर। तो देखिए यहाँ पर ये सोडियम जो है इस क्लोरीन के साथ यहाँ पे रिएक्ट किया, अलग हो गया, इसके साथ अभिक्रिया कर लिया इस तरह से। और फिर यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ, एक्चुअल में इसमें धन चार्ज ऋण चार्ज, इस पे धन चार्ज ऋण चार्ज थे। तो ये इसमें कहाँ परिवर्तन हुआ, इन दोनों में कहाँ परिवर्तन हुआ, चाहे इन दोनों में परिवर्तन कहाँ हुआ, ये एक साथ संयोग करके ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं एक्चुअल में ये जो है ये सोडियम ऐसे ही इसके साथ क्रिया करके यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जा रहा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं ये परमाणु है। आप कह सकते थे कि परमाणु या परमाणु का संयोग, परमाणु या परमाणुओं, यहाँ पे अभी मैंने परिभाषा में बताया कि परमाणु या परमाणु का वह समूह जिसकी कोई संयोजकता होती है, एक्चुअल में इसकी एक संयोजकता है। ठीक है, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप अपना अस्तित्व कायम रख रहा है। देखो उसी तरह इसमें भी अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, मूलक कहलाएंगे। तो जो धन चार्ज होगा उस पर धनात्मक मूलक, और जिस पे ऋण चार्ज होता है वो ऋणात्मक मूलक कहलाते हैं। तो आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो कि मूलक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका धनात्मक मूलक, धनात्मक मूलक यानी कि पॉजिटिव रेडिकल्स। तो पॉजिटिव रेडिकल्स आप लिख सकते हैं इससे ही परिभाषा कि जो जिसके ऊपर धन चार्ज होता है ना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी यौगिक में जो धनात्मक मूलक होता है, धनात्मक मूलक वह धातु का आयन होता है। देख लो सोडियम धातु ही ना जी, धातु का आयन है, यहाँ प्लस चार्ज लगा, धातु का आयन ही ना है जी, धातु आयन या कोई भी धातु हो सकता है। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, देखो यहाँ पे मैंने जैसे NH4 लिखा है, इसके ऊपर प्लस चार्ज दिया, ये अमोनियम आयन हो गया। ठीक है, या हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन होता है। कोई भी धातु का आयन हो सकता है, जैसे सोडियम का देख लो यहाँ पे आयन है। ठीक है, या फिर अमोनियम का आयन देख लिए यहाँ पे, है ना, या फिर हाइड्रोजन का भी यहाँ पे आयन देख रहे हैं। तो ये सब होते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर ऋणात्मक मूलक की बात करेंगे, ऋणात्मक मूलक, तो ऋणात्मक मूलक यानी कि निगेटिव रेडिकल्स। तो निगेटिव रेडिकल्स कौन होंगे? तो जिन पे ऋण आवेश होता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस यौगिक में या किसी यौगिक में, ऐसे लिख सकते हैं, किसी यौगिक में
ऋणात्मक मूलक अधातु के आयन, अधातु आयन होता है। ठीक है, या फिर हम सिर्फ अधातु का आयन ही नहीं, यहां पर उसके अलावा भी जैसे आप कह सकते हैं बहुत सारे, या फिर आप ऐसे ही परिभाषा लिख दो ना कि ऋणात्मक मूलक पर, ऋणात्मक मूलक पर ऋण आवेश रहता है, ऐसे यही ठीक है। ठीक है, तो जिस पे धन आवेश हो जाएगा वो धनात्मक मूलक है, जिस पे ऋण आवेश होगा ऋणात्मक मूलक। चलिए, तो अब हम लोग कुछ यौगिकों के सूत्र लिखना सीख लेते हैं, जबकि मैंने यहाँ पे बगल में चित्र में देखिए ऋणात्मक मूलक कुछ दर्शाए हुए हैं जिनके ऊपर ऋण आवेश होता है। ठीक है, और उनकी संयोजकता भी दर्शा दी है। देख लीजिए, एक एक संयोजकता वाले हैं, फिर यहाँ 2 संयोजकता, यहाँ 3 संयोजकता वाले। ठीक है, एक्चुअल में हमें धनात्मक मूलक से कोई मतलब उतना नहीं है, क्योंकि धनात्मक मूलक जो होंगे वो धातु के मूलक होंगे, तो उस पर धन आवेश पहले से ही रहता है, तो आसानी से आप पता कर सकते हो। हाँ, इसके बारे में मूलक और यौगिक सूत्र लिखने के बारे में अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा तो मैं इस चैप्टर के खत्म होने के बाद 3-4 वीडियो एक्स्ट्रा बना दूंगा। ऐसे 9th में तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा बना दूंगा, उसको आप अलग से देख लेना। ठीक है, चलिए, तो अब इसी के आधार पर हम लोग कुछ लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूं, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट की, सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम यानी कि Na संयोजकता 1 होती है, नाइट्रेट ये रहा, NO3 इसकी संयोजकता 1 होती है, तो यहां से हमें क्या बन जाएगा यौगिक NaNO3। ठीक है, अच्छा, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम की संयोजकता 1 और सल्फाइड, सल्फाइड ये रहा SO3, संयोजकता है 2, तो बन जाएगा Na2SO3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आसानी से, और मान लीजिए आपको सोडियम फॉस्फेट, एक और लिखता हूं, सोडियम फॉस्फेट, तो बस आपको उनकी संयोजकता पता होनी चाहिए, आसानी से आप कर सकते हो। सोडियम की संयोजकता 1 और फॉस्फेट देखो ये रहा 3 है संयोजकता, PO4 की संयोजकता 3 है, तो बन जाएगा यहां से Na3PO4। तो इस तरह से हम लोग यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में मैं चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, 3-4 वीडियो है ना इससे संबंधित, उसको जाके देख लेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।